हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 1990 में रिलीज हुई अमेरिकन हॉरर एंथोलॉजी फिल्म टेल्स फ्रॉम द डार्क साइड। इसे डायरेक्ट किया है जॉन हैरिसन ने और इस फिल्म के साथ स्टीफन किंग और जॉर्ज रोमेरो भी जुड़े हैं। इसकी एक टीवी सीरीज भी है जो कि मूवी से पहले आई थी और इसे जॉर्ज रोमेरो ने ही क्रिएट किया था। तो ऐसी यूनिक और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लो ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे और आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन। टेल्स फ्रॉम द क्रिप्ट से कई सारी हॉरर एंथोलॉजीज इंस्पायर्ड हैं, लेकिन बहुत ही कम मूवीज हैं जो उसे टक्कर दे पाती हैं और मैं यकीन से कह सकता हूं कि ये मूवी ऑलमोस्ट उसी लेवल पर है। तो वीडियो के एंड में हम इसमें दिए गए मैसेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे और मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताऊंगा। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं बैटी को, जो कि एक नॉर्मल हाउसवाइफ लग रही है, लेकिन वो एक विच है। अब हमें कैसे पता कि वो एक विच है? क्योंकि वो एक डिनर पार्टी प्लान कर रही है और उसमें मेन डिश होगा एक लड़का जिसे उसने अपने घर में पहले ही कैद किया हुआ है। यहाँ एक क्लासिक टेल को थोड़ा मॉडर्न टच देकर दिखा रहे हैं। इस लड़के का नाम है टिमी। वो टिमी को खाने के लिए कुकीज देती है और टाइम पास करने के लिए उसने टिमी को एक बुक दी है जिसका नाम है टेल्स फ्रॉम द डार्क साइड, और नाम से पता चल जाता है कि यह बैटी की फेवरेट बुक होगी। उसने टिमी को कई दिनों से कैद किया हुआ है और आज फाइनली वो उसे खाने वाली है। अब टिमी भी बहुत चालाक है। वो समझ चुका था कि अपनी जान बचाने के लिए उसे बैटी को बातों में लगाना होगा, इसलिए वो उसे उसी बुक में से कहानी सुनाने लगता है। सबसे पहले टेल का नाम है लॉट 249, जो कि सर आर्थर कॉनन डॉयल की शॉर्ट स्टोरी से ली गई है। हम देखते हैं कॉलेज स्टूडेंट ली और एंडी को। वो दोनों एंडी के हॉस्टल रूम में जा रहे थे, तभी उन्हें मिलता है बेलिंगम, जो कि उसी हॉस्टल में रहता है। खास बात यह है कि ली और बेलिंगम दोनों स्कॉलरशिप के लिए कम्पीट कर रहे थे, लेकिन बेलिंगम नहीं जीत पाया क्योंकि उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लग गया था। ये बहुत दुख की बात है क्योंकि बेलिंगम को सच में स्कॉलरशिप की जरूरत थी। वहीं दूसरी तरफ ली को उसकी जरा भी जरूरत नहीं है, वो मिलियनेयर है। बेलिंगम अपना खर्चा चलाता है एंटीक चीजों को खरीद कर और उन्हें बेचकर। आज उसका एक पार्सल आया है जिसके ऊपर लिखा है लॉट 249। वो ली और एंडी के सामने उसे खोल देता है। उस बॉक्स के अंदर था एक एंशिएंट मम्मी का कॉफिन और उस कॉफिन के अंदर थी एक एंशिएंट मम्मी। ये सब ली को थोड़ा अजीब लग रहा था, इसलिए वो अपने घर चला जाता है और यहाँ हम देखते हैं उसकी गर्लफ्रेंड सूजन को, जो कि एंडी की बहन है। इन दोनों की बात के बीच हमें पता चल जाता है कि जो चोरी का इल्जाम बेलिंगम पर लगा था वो चोरी सूजन ने की थी ली के लिए। वो कहती है कि बेलिंगम एक लूजर है, वो क्या कर लेगा। विल सी अबाउट दैट। उधर बेलिंगम उस मम्मी को अनरैप कर रहा था, तभी मम्मी के अंदर से उसे एक स्क्रॉल मिलता है। उस स्क्रॉल के ऊपर कुछ लिखा था और बेलिंगम अच्छे से जानता था कि वो क्या है। एंडी को उसके रूम में भेजकर वो उसे पढ़ने लगता है। उस स्क्रॉल के ऊपर मंत्र लिखा हुआ था उस मम्मी को जिंदा करने का। जैसे ही बेलिंगम उसे पढ़ता है वो मम्मी जिंदा हो जाती है। उसके जिंदा होते ही पूरे हॉस्टल की पावर जा चुकी थी। एंडी फ्यूज ठीक करने के लिए जाता है और तभी वहां से वो मम्मी गुजरती है। वो एंडी को अपने रास्ते से हटा देती है। तभी वहां बेलिंगम पहुंच जाता है। अंधेरे की वजह से एंडी उस मम्मी को नहीं देख पाया था। वो सोच रहा था कि शायद कोई चोर है। वो अपनी उलझन में था कि तभी सूजन भी उससे मिलने वहां पहुंच जाती है। एंडी को लग रहा था कि चोर लॉट 249 को चुराने आया था, लेकिन असल में कहानी कुछ अलग है। वो मम्मी पहुंच जाती है ली के घर। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि बेलिंगम ने उसे भेजा है ली को मारने के लिए, और वो अपना काम पूरा कर देता है। वो ली के नाक के थ्रू उसका दिमाग बाहर निकालता है, जैसा कि मम्मी के साथ किया जाता था। सूजन वापस घर पहुंचती है और से मिलती है ली की डेड बॉडी। साथ ही वो उस मम्मी को भी जाते हुए देख लेती है। अब ली के फ्यूनरल के बाद सूजन एंडी को बताती है कि उसने किलर को देखा था। वो कोई सड़ी गली चीज थी जिसके अंदर से सड़े हुए फूलों की स्मेल आ रही थी। उसकी बातें सुनते एंडी समझ जाता है कि वो लॉट 249 वाली मम्मी थी, यानी कि ये सब बेलिंगम कर रहा है। एंडी उसके पास जाता है और वो देखता है कि उसे कॉलेज से निकाला जा रहा था। ये सब तो ठीक था, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि वो मम्मी अपने कॉफिन में नहीं थी। इसका एक ही मतलब है, बेलिंगम ने उसे दूसरे किल के लिए भेज दिया जो कि सूजन की होगी। अब वो मम्मी सूजन के सामने खड़ी थी, लेकिन उससे डरने के बजाय वो उसके ऊपर अटैक करती है। कोशिश तो उसकी बहुत अच्छी है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि वो तो पहले से ही डेड है। यहाँ वो मम्मी सूजन की बैग में कट मारकर उसके अंदर फूल भर देता है, जैसा कि मम्मी के साथ होता था। एंडी भी वहां पर पहुंच जाता है, लेकिन उसने देर कर दी थी। अब अपनी बहन की डेथ वो कैसे सह लेता। वो बेलिंगम को किडनैप करता है और उसे फोर्स करता है उस मम्मी को जिंदा करने के लिए। अपनी जान बचाने के लिए वो उसे जिंदा कर देता है। अब क्योंकि वो एक 3000 साल पुरानी बॉडी थी, इसलिए बड़े तरीके से एंडी उसके हाथ पैर अलग करके उसे पूरी तरह जला देता है। यहाँ उसे मम्मी से छुटकारा मिल गया, लेकिन अभी एक काम बाकी था। वो स्क्रॉल को भी जला देता है जिससे मुर्दे जिंदा हो रहे थे। अब यहाँ उसने सारे सेफ्टी मेजर बरत लिए। मम्मी गई, स्क्रॉल गया और अब बेलिंगम भी जा रहा है, लेकिन यही तो उसने गलती कर दी। उसे जाने नहीं देना था क्योंकि वो स्क्रॉल अभी भी उसी के पास है। एंडी ने जो जलाया था वो फेक था।
अब वो मम्मी तो नहीं रही, लेकिन बेलिंगम के पास और भी ऑप्शंस हैं। वेंडी को मारने के लिए भेजता है उसकी बहन सूजन और उसके बेस्ट फ्रेंड ली को। वेंडी को कहते हैं कि बेलिंगम ने हाय बोला है। इसके बाद क्या हुआ होगा वो आप जानते ही हो। ये थी लॉट 249। बेटी ने ऑलमोस्ट ओवन को प्रीहीट कर लिया था। अब बारी थी टिमी को स्टफ करने की, लेकिन टिमी को भी थोड़ा और टाइम चाहिए था, इसलिए वो दूसरी कहानी शुरू कर देता है। इस टेल का नाम है कैट फ्रॉम हेल। इसे लिया गया है स्टीफन किंग की शॉर्ट स्टोरी से और इसका स्क्रीन प्ले लिखा है जॉर्ज रोमेरो ने। हम देखते हैं एक बूढ़े मिलियनेयर ड्रोगन को, जो कि हॉस्टन नाम के एक हिटमैन को हायर करता है एक ब्लैक कैट को मारने के लिए। हॉस्टन को किसी तरह का मजाक लग रहा था, लेकिन ये मजाक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ड्रोगन इस काम के उसे पूरे $1,00,000 दे रहा है। अब ये बिलीव करना बहुत मुश्किल है और आप भी सोच रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है। हॉस्टन भी सेम यही सोच रहा था। तब ड्रोगन उसका डाउट क्लियर करता है। वो बताता है कि वो सिर्फ एक कैट नहीं है, वो हेल से आई है। उसके आने से पहले इस घर में 4 लोग रहते थे। ड्रोगन की बहन एमेंडा, उसकी फ्रेंड कैरोलिन और उनका बटलर रिचर्ड। वो सब आराम से अपनी बोरिंग रिच लाइफ जी रहे थे। तभी एक दिन वो कैट उनके घर में आ गई। अमेंडा की उसके ऊपर नजर पड़ी और क्योंकि वो एक एनिमल लवर थी, इसलिए उसने उस कैट को पाल लिया। ये बात ड्रोगन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, लेकिन उसकी सुन कौन रहा था। थोड़ी दिन बाद जब अमेंडा स्टेयर से उतर रही थी, तब वो कैट उसके रास्ते में आ गई, जिससे वो सीढ़ियों से नीचे गिरकर मर गई। अब ये बिल्कुल कोई एक्सीडेंट लग रहा है। बिल्लियां ऐसा करती रहती हैं। लेकिन कुछ दिन बाद ही जब कैरोलिन सो रही थी, तो उस कैट ने उसका दम घोटकर उसे भी मार दिया। ये भी एक पुरानी कहावत है कि बिल्लियां सोते हुए बच्चों और बूढ़े लोगों की सांसें खींच लेती हैं। अब इस सबसे तंग होकर रिचर्ड उस कैट को कहीं छोड़ने जा रहा था, लेकिन ये भी उसने नहीं होने दिया। उसने रास्ते में रिचर्ड पर अटैक करके उसकी कार को क्रैश करवा दिया। अब सिर्फ ड्रोगन बचा है और उसे लगता है कि अगली बारी उसकी है, इसलिए उसने हिटमैन को हायर किया। यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। या तो हम ड्रोगन की बात पर यकीन करें और ये मान लें कि वो कैट सच में हेल से आई है, या फिर हम ये मान सकते हैं कि ड्रोगन को कैट से नफरत है, इसलिए वो इस सबको उस कैट से जोड़ रहा है। यानी कि वो सिर्फ एक नॉर्मल कैट है और ये सारी डेथ्स होनी थी, क्योंकि उन सबका टाइम आ चुका था। अब ये डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा, लेकिन मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ जिससे आपको डिसाइड करने में आसानी होगी। ड्रोगन इतना रिच कैसे है? वो अमेरिका की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी का मालिक है और उसकी कंपनी एक दवाई के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, जो कि हार्ट पेशेंट्स के लिए है। वो दवाई बहुत अच्छी है, यहाँ तक कि ड्रोगन खुद उसे खाता है। लेकिन असल बात यह है कि उस दवाई की टेस्टिंग में ड्रोगन की कंपनी ने 5,000 बिल्लियों को मारा था, इसलिए ड्रोगन को लग रहा है कि ये कर्मा है। वो कैट हेल से आई है बदला लेने। अब आप डिसाइड करो कि आप कौन से ऑप्शन की तरफ जाओगे, पहला या दूसरा। जल्दी से कमेंट कर दो। अब ऑप्शन चाहे कोई भी हो, हॉल्स्टन को तो 1 लाख मिल रहे थे, इसलिए वो तो अपने काम पर लग चुका था। ड्रोगन उसे घर में अकेला छोड़कर शहर चला जाता है ताकि वो पूरी फ्रीडम यूज कर सके। हॉल्स्टन उस कैट को मारने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मरने का नाम नहीं ले रही थी। यहाँ में कैट के नजरिए से भी सब कुछ दिखाया जाता है, जो कि अमेजिंग है। आखिर में हॉल्स्टन को पता चल ही जाता है कि वो शिकारी नहीं बल्कि खुद शिकार है। वो बिल्ली उसके अंदर घुस जाती है। अब आपको पता चल गया होगा कि कौन सा ऑप्शन सही था। ड्रोगन वापस घर पहुंचता है और वो देखता है कि हिटमैन का भी नंबर लग चुका था। अब बारी थी उसकी। वो कैट उसी का वेट कर रही थी। वो हॉल्स्टन की बॉडी में से निकलकर ड्रोगन के पास जाती है और वो बेचारा हार्ट अटैक से ही मर जाता है। यहाँ उसकी बेस्ट दवाई भी काम नहीं आ पाई। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ हॉल्स्टन की डेथ अननेचुरल लग रही है, बाकी सबकी डेथ एकदम नेचुरल लगेगी। अमेंडा मरी एक्सीडेंट से, कैरोलिन ब्रीथिंग प्रॉब्लम से, रिचर्ड वीक आइस की वजह से और ड्रोगन हार्ट अटैक से। हॉल्स्टन तो बेचारा यूं ही मारा गया, वो प्लान में था ही नहीं। तो ये थी कैट फ्रॉम हेल। बेटी कहती है कि ये स्टोरी तो ठीक है, लेकिन उसे एक लव स्टोरी सुननी है। टिमी उसकी इच्छा पूरी करता है और उसे एक लव स्टोरी सुनाता है। इस टेल का नाम है लवर्स वाओ। ये बेस्ड है जापानीज फोकलोर पर। हम देखते हैं स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट प्रेस्टन को, जो कि एक स्काईलाइट वाले स्टूडियो में रहता है। उसके साथ वाली बिल्डिंग पर एक गार्गोल का स्टैचू है, जो कि ऐसा लगता है कि उसे ही देख रहा है। प्रेस्टन का बहुत रफ टाइम चल रहा है, वो जरा भी अर्न नहीं कर पा रहा। वो पास के एक बार में अपने एजेंट से मिलने जाता है इस उम्मीद में कि वो उसके लिए कुछ पैसे लाया होगा, लेकिन उसका एजेंट कहता है कि उसका काम अनपॉपुलर है और उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। इस दुख में प्रेस्टन बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है, इसलिए बार का ओनर जैर उसे घर ड्रॉप करने के लिए जाता है। जैर अपने बार को लॉक कर रहा था कि तभी उसे कुछ सुनाई देता है। वो चेक करने के लिए आगे बढ़ता है, तभी एक ही झटके में कोई उसका बुरा हाल कर देता है। इससे पहले कि वो चिल्ला भी पाता, उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। ये सब किया था एक गार्गोइल ने। वो प्रेस्टन की तरफ बढ़ता है और उसे देखकर प्रेस्टन की सारी ड्रिंक उतर गई थी। प्रेस्टन उसे जान के भीख मांगता है। तब वो गार्गोइल कहता है कि वो एक प्रॉमिस के बदले में उसकी जान छोड़ देगा। यहाँ जो कुछ भी हुआ, प्रेस्टन उसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगा, ना ही वो ये बताएगा कि उसने क्या देखा और क्या सुना। ये प्रॉमिस उसे जिंदगी भर के लिए रखना होगा, तभी वो गार्गोइल उसे जाने देगा। प्रेस्टन ज्यादा सोचे बिना ही उसे प्रॉमिस कर देता है। वो गार्गोइल उसकी छाती पर पंजा मारकर कहता है क्रॉस योर हार्ट। इसके बाद वो वहां से गायब हो जाता है।
अब वो गायब हो चुका था, इसलिए जर के मर्डर का इल्जाम प्रेस्टन पर ही लगने वाला था। वो जल्दी से वहां से भाग जाता है और रास्ते में उसे एक लड़की दिखाई देती है। वो उसे गारगल से बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अपने प्रॉमिस की वजह से वो उसे कुछ बता नहीं सकता था, इसलिए वो उसे अपने घर में ले जाता है ताकि वहां से वो फोन पर टैक्सी बुला सके। सड़कों पर घूमना भी सेफ नहीं है। वो प्रेस्टन के साथ उसके घर जाती है और बताती है कि उसका नाम कैरोला है। उसे अपने दोस्तों से मिलना था, लेकिन वो खो गई है क्योंकि वो शहर में नहीं है। वो प्रेस्टन के ऊपर उन मार्क्स को देखकर उससे पूछती है कि ये कैसे हुआ। प्रेस्टन कुछ भी बता नहीं सकता था, इसलिए वो झूठ बोल देता है। कैरोला उसकी हेल्प करती है और यहाँ उन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है। अब वो रोज कैरोला से मिलने लगा था, इसलिए वो उसे अपने घर पर ही रहने के लिए बुला लेता है। लकीली कैरोला एक फेमस आर्ट गैलरी के ओनर को जानती थी। वो प्रेस्टन को उससे मिलाती है और यहाँ से प्रेस्टन की किस्मत बदलने लगती है। ऐसे ही टाइम बीत जाता है और अब 10 साल बाद प्रेस्टन और कैरोला हैप्पीली मैरिड हैं और उनके 2 बच्चे भी हैं। अब उनकी लाइफ बहुत अच्छी जा रही है, प्लस आज एक स्पेशल दिन भी है। 10 साल पहले वो दोनों इसी दिन मिले थे, लेकिन प्रेस्टन के दिल पर आज भी एक बोझ है। उस प्रॉमिस की वजह से वो अपनी वाइफ को भी सच नहीं बता सकता। उसे ये बात खाई जा रही है और आज से बेहतर दिन हो ही नहीं सकता इस बोझ को उतारने के लिए। आज फाइनली वो अपना प्रॉमिस तोड़ देता है। उस रात जो भी हुआ था वो कैरोला को सब कुछ सच सच बता देता है। उसे लग रहा था कि अब उनका बॉन्ड और ज्यादा मजबूत हो जाएगा, लेकिन कैरोला उसे सिर्फ एक ही बात कहती है, तुमने प्रॉमिस किया था। ये कहते ही वो बदलने लगती है। जी हाँ, कैरोला ही वो गारगोइल है। अब वो अपने असली रूप में आ रही है और इस सीन को सिनेमा के वन ऑफ द बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन सीन में गिना जाता है। प्रेस्टन उसे वापस इंसान बनने की भीख मांगता है, लेकिन दुख की बात यही है कि वो ये जानबूझकर नहीं कर रही। इस पर उसका कोई जोर नहीं है। प्रेस्टन के ब्रोकन प्रॉमिस की वजह से वो दोबारा इंसान नहीं बन सकती। प्रेस्टन ने सिर्फ अच्छे के लिए किया था, लेकिन इसकी वजह से अब एक अच्छी खासी फैमिली तबाह होने वाली है, क्योंकि कैरोला के साथ साथ उसके दोनों बच्चे भी गारगोइल बन चुके थे। एक प्रॉमिस टूटने से उन सबकी डेस्टिनी बदल गई है और प्रेस्टन का मरना भी इस डेस्टिनी का हिस्सा है। कैरोला उसे मार देती है। इसके बाद वो रोते हुए अपने बच्चों को लेकर वापस उसी बिल्डिंग पर बैठ जाती है जहां वो पहले बैठा करती थी। फर्क सिर्फ ये है कि उसके चेहरे पर दुख नजर आ रहा है। ये थी लवर्स वाव, जो कि अब तक की बेस्ट सेल थी। बैटी को भी लव स्टोरी पसंद आई थी, लेकिन अब उसके पास और कहानियां सुनने का टाइम नहीं था। अगर आपने ध्यान दिया हो तो इन तीनों ही टेल्स में हैप्पी एंडिंग नहीं थी। टिमी उसे एक लास्ट कहानी सुना रहा था जिसमें हैप्पी एंडिंग थी, लेकिन बैटी कहते हैं कि इस बुक के अंदर एक भी हैप्पी एंडिंग नहीं है। वो टिमी के सेल में आ जाती है, तभी टिमी वहां पर कई सारे मार्बल्स फेंक देता है, जिनकी वजह से बैटी स्लिप होकर अपने ही टूल्स पर गिर जाती है। इसका फायदा उठाकर टिमी जल्दी से खुद को फ्री करता है और बैटी को ही ओवन में डाल देता है। वो इसी हैप्पी एंडिंग की बात कर रहा था। इसी के साथ यहाँ मूवी एंड हो जाती है। तो मूवी बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। इसकी एक भी स्टोरी बेकार नहीं थी। हर एक स्टोरी अपने आप में फैसिनेटिंग थी, यहाँ तक कि जो मेन स्टोरी चल रही थी वो भी। कैसे एक विच मॉडर्न वर्ल्ड में रहती है और कैसे वो अपना गुजारा करती है, लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में बच्चे भी कुछ कम नहीं है। टिमी ने अपने लिए पूरा टाइम बाय किया। ऐसा करके उसने बैटी के पास टाइम की कमी कर दी। बैटी ने जल्दी जल्दी काम करना शुरू किया और जल्दबाजी में उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। शुरू से टिमी हमें मासूम लग रहा था, लेकिन मासूम तो बैटी थी जो उसके जाल में फंस गई। खैर, अब बात करते हैं कि इन टेल्स में हमारे लिए क्या मैसेज थे। तो सबसे पहले लॉर्ड 249 में चीटिंग का बहुत बड़ा मैसेज था। सूजन और ली ने बेलिंगम के साथ चीटिंग की, जिसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ी। इसके अलावा एक मैसेज ये भी था कि लुक्स पर कभी मत जाना, लुक्स कैन बी डिसीविंग। सूजन कहते हैं कि बेलिंगम कर भी क्या लेगा, वो एक लूजर है और हमने देख लिया कि उसने क्या कर दिया। कैट फ्रॉम हेल के थ्रू में दिखाया गया कि किस तरह बेजुबान जानवरों पर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और हर तरह से उन्हें यूज किया जाता है जैसे कि उन्हें हमारा कोई एहसान देना है। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी तरफ से कोई जवाब देने वाला नहीं है, और यही इसमें दिखाया गया कि जवाब मिल सकता है। लवर्स वाव में दिखाया गया कि एक प्रॉमिस की क्या वैल्यू होती है। क्रॉस माय हार्ट ऐसे ही नहीं कहते। भले ही आज के टाइम पर प्रॉमिस की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन एक एंशिएंट क्रिएचर के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं वो आपने देख ही लिया। सिर्फ एक प्रॉमिस के ऊपर उसकी खुशियां टिकी हुई थी और प्रॉमिस टूटते सब कुछ खत्म हो गया। तो ये थी इस फिल्म से मिलने वाली कुछ सीख। अब बात करते हैं इस फिल्म से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। इसका बजट था 3.5 मिलियन और इसने बिजनेस किया था 16.3 मिलियन का, जो कि बहुत सही है। इस फिल्म को क्रिप्चर 3 कहते थे क्योंकि इसमें स्टीफन किंग और जॉर्ज रोमेरो इन्वॉल्व है और एक क्रिप्चर 2 के बाद आई थी। प्लस इसका कॉन्सेप्ट और फील भी ऑलमोस्ट सेम है। अब ये फिल्म क्रिप्चर 3 हो भी सकती थी क्योंकि इसका क्रू भी ऑलमोस्ट सेम था, लेकिन ये नहीं है क्योंकि कई सालों बाद 2006 में क्रिप्चर 3 को रिलीज कर दिया गया। द कैट फ्रॉम हेल स्टोरी असल में क्रिप्चर 2 में यूज होने वाली थी, लेकिन बजट की वजह से नहीं हो पाई। स्टीफन किंग की फिल्म कैट्स आई में भी इसके कुछ एलिमेंट्स हैं। इस फिल्म का एक सीक्वल भी प्लान किया गया था जो कि बन नहीं पाया। लवर्स वाव एक जापानीज फोकलोर पर बेस्ड है जिसका नाम है यूकियोना। उसमें गार्गोल की जगह एक घोस्ट होता है। यह सूजन की डेब्यू मूवी थी। इसे रिलीज किया था पैरामाउंट पिक्चर्स ने, जिसने बाद में इसकी टीवी सीरीज के राइट्स भी एक्वायर कर लिए थे। इस फिल्म को ज्यादातर न्यूयॉर्क के बाहर एक अन्यूज हाई स्कूल में शूट किया गया था। पहले इस फिल्म में स्टोरीज का ऑर्डर अलग था।
बाद में ऑर्डर को चेंज किया गया, शायद सबसे बेस्ट स्टोरी को एंड में लाने के लिए। जिस सीन में कैट हिटमैन के अंदर से बाहर निकलती है, वैसा एक सीन जॉर्ज रोमेरो की मंकी शाइन्स में भी है। तो ये थे सिम वीडियो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो और मेरे रेफरेंस पसंद आए तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन अपना प्रॉमिस ना तोड़े। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।